अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो हम क्या कर रहे थे, हम एनालिसिस ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट कर रहे थे। तो ये तीसरा हम कंपोनेंट करने लगे हैं आज। तो इसमें बहुत सिंपल है ये हमारे पास। अगर वो कहेगा आपको कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के दे हमें, या 4 डाटा दे दिया जाए और कहे 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 6 है सो ऑन ऐसे कह दिया जाए, तो उसे निकालना पड़ता है हमें इसमें। तो ये काफ़ी आसान है, आपकी थ्योरी भी इसमें एग्जाम्पल में कवर हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको वो कहे कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के दो, तो हमने 3 ईयर के मुताबिक सारा डाटा लिख लिया। तो अब देखते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज अगर आपको कह देगा तो आपने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने जितनी ईयर, यानी कि अगर आपको यहाँ पर के कहा गया है तो के कंसेक्टिव आपने क्या करना है वैल्यूज ले लेनी है। किसमें से? ऑब्जर्व डाटा में से। अगर यानी कि देखें मेरे पास 3 ईयर, अब मैं 3 ईयर के लिए निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 3 कंसेक्टिव वैल्यू लेनी है। तो मेरे पास पहले 3 वैल्यूज, ठीक है, मैं इसे 3 वैल्यूज मेरे देखें, यानी कि मेरे पास अब 3 वैल्यूज कौन सी बन रही है? ये बन रही है। इन्हें मैं सम करूंगा, इन्हें मैं कितने पर डिवाइड करूंगा? 3 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो मेरे आगे क्या आ जाएगा? ये देखिए पहले मैंने सम कर लिया और उसके बाद में मैंने एवरेज ले ली। तो इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस एवरेज वैल्यू को आपने याद रखना कि आपने देखें ये जो कंसेक्टिव वैल्यूज ली ना आपने अपने टाइम पीरियड के लिहाज से, तो उस टाइम पीरियड के मिडल में आपने ये एवरेज लिखनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास मिडल ईयर कौन सा है? 1981 है। तो 1981 के ये देखिए अगर मैं लाइन लगाऊं आपके लिए, तो हम बिल्कुल उसके सामने वैल्यू लिख रहे हैं। तो आपने ये प्रोसेस ऐसे ही आगे चलाना है। कैसे आपने रिपीट करना है कि आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो बिगिनिंग वैल्यू है हमारे पास ये, यानी कि अगर मैं देखें मैंने अब फर्स्ट पहले क्या किया, मैंने पहले फर्स्ट 3 किए हैं, उसके बाद में मैंने क्या करना है, मैंने अब ये फर्स्ट बिगिनिंग वैल्यू, यानी कि अगर मैं इसे छोड़ दूं 18 को, और नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग मेरे पास उसके बाद में टोटल के बाद में वैल्यू आ रही है, ठीक है, पहले यहाँ तक था हमारा टोटल, उसके बाद में हमारे पास कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू आ रही है। तो उससे मैंने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, इंक्लूड कर लूंगा मैं उससे, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद में मैंने क्या करना है, फिर मैंने सेम प्रोसेस मैंने रिपीट करना है। तो वो क्या होगा? देखिए अब मेरे पास कौन से टाइम पीरियड है। अब मैं इनका पहले क्या लूंगा, मैंने इनकी एवरेज ले ली, फिर इसका मैं क्या टोटल ले लिया, फिर इसकी एवरेज ले ली। अब मेरे पास जो 3, मेरे पास क्या टाइम पीरियड की जो मैंने ले रहा हूँ टाइम पीरियड, मेरे पास 3 कौन से हैं? वो ये वाले। तो इनके मिडल में देखें अब मैंने ये वैल्यू पुटिंग करनी थी। तो देखें बिल्कुल मिडिल के अंदर ये वैल्यू पुटिंग हो गई है। तो अगर मैं इसे आपको इस तरह फार्मूले के जरिए भी समझाना चाहूँ, तो देखें अब आपको पता चल गया। अगर मैं पहली एवरेज को कहूँ A1 और सेकंड एवरेज को कहता हूँ, चले मैं A2 कह देता हूँ। तो इसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि A1 अगर मैंने निकालना हो, तो मेरे पास अगर कितने पीरियड की मूविंग एवरेज कही गई है, तो अगर मैं 3 की कहूँ तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, और यहाँ पर अगर मैं सम करना चाहूँ तो T, यहाँ पर आपको पता है कि वैल्यूज क्या होती है आपकी YT, यानी कि टाइम के लिहाज से दी गई हैं। तो फर्स्ट से लेकर के अगर मैं इसे ऐसे आपके लिए लिख लूँ, तो फर्स्ट से लेकर 3, यानी कि फर्स्ट से लेकर आपने 3 तक जाना था। तो आप पहली वैल्यू से लेकर ये देखिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इन तीन को सम कर रहे हैं। उनके बाद में आप जितनी नंबर ऑफ आपको कहा गया कि मूविंग एवरेज निकालें, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका A1 आ जाएगा, सेकंड ऐसे A2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ये बुक के ऊपर ऐसे लिखा हो, तो मैंने कहा शायद कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बता दूं। अच्छा, एक और मेथड है जिसके जरिए आप इसे, यानी कि आपकी एवरेज वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते थे? अगर आपके पास A1, अब देखें इसमें भी आपको A1 तो सेम फिर इसी प्रोसेस के जरिए निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास A1 है पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, ये YK+1, यानी कि आपको क्या कहा गया कि आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास यानी कि यहाँ पर तो 3 हो गया, 3 + 1 4, यानी कि आपने ये फोर्थ वाली वैल्यू उठानी थी 24, ठीक है, 24.2, उसके बाद में उसमें से माइनस क्या कर देनी थी, पहली वैल्यू, ठीक है, 18, और उसे डिवाइड करवा देना था कितने पर? के ऊपर, 3 के ऊपर। अब इसका जो आंसर आएगा उसे आप क्या करेंगे? A1 से प्लस करेंगे, यानी कि A1 का आंसर आपके पास पहला पड़ा होगा। तो आई थिंक इसका आंसर आता है कुछ +2 समथिंग आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? फिर A2 बन जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये वाला, इसमें भी आपको A1 ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आप इससे बेहतर क्या है कि आप ऊपर वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करें। अच्छा, ये प्रोसेस आपने कब तक रिपीट करना है? जब तक आपके पास टिल द लास्ट के कंसेक्टिव वैल्यू आपके पास ना आ जाए। तो लास्ट आपके पास आपने जब 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो आपने ये देखा आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपने यानी कि ब्लाइंड छोड़ देनी है, ये वाली भी एवरेज की भी। और इस तरह लास्ट पर जो आपकी वैल्यू होगी वो भी ब्लाइंड, क्योंकि देखें अगर मैं ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करता जाऊंगा तो उसके बाद में मेरे पास लास्ट क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। और इसके बाद में मैंने मिडल पर यानी कहाँ पर, इसके सामने ये लिख दी वैल्यू। चलें
अब मुझे ये इसके सामने लिखने के लिए मुझे अगर कोई नीचे वैल्यू दी होती तो ही मैं इसे लिख सकता था ना, तो वो मेरे पास दी नहीं गई, जिस वजह से मैं इसे नहीं लिख सकता। तो आपकी ये लास्ट वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, 3 डॉटेड के साथ लिख देंगे। अच्छा, अगर आपको इसी क्वेश्चन के लिए ये कह दिया जाए कि आप 3 ईयर मूविंग एवरेज नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए थी इसके लिए 5 ईयर मूविंग एवरेज या 7 ईयर मूविंग एवरेज, यानी कि आपको पता चल रहा है कि अगर आपके पास नंबर क्या है, ऑड आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर होते हैं ये 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, इस तरह के हमारे पास नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं उसके लिए तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगर आपको 3 का कह दिया गया है, देखिए आपको 3 का कह दिया गया है, तो आपने क्या करना है, एक लाइन आपने ये यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे आपने छोड़ देना था। अब हमारे पास अगर वो कह दे आपको पास 5 ईयर, तो आपने जब 5 ईयर निकालना है तो आपने 2 छोड़ देनी है। सेम ऐसे जब हमारे पास वो 7 ईयर कहेगा तो आपने 7 के लिए 3 छोड़ देनी है। अगर आपके पास 9 ईयर कहेगा तो आपने 4 छोड़ देनी है। अगर आपके पास 11 ईयर कहेगा तो आपने 5 छोड़ देनी वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू जितनी फर्स्ट पे आप फ्रंट के ऊपर छोड़ रहे हैं उतनी आपने लास्ट के ऊपर छोड़नी है। जैसे कि देखें, अगर आपके पास यहाँ पर आपने 2 वैल्यू स्किप की है ना, तो आपको अब अगर 5 ईयर चाहिए तो आपने क्या करना था, अपने फर्स्ट 5 वैल्यूज को, यहाँ पर आपकी 3 होगी, 4 एंड 5, इन 5 वैल्यूज को आपने प्लस करना था और उसके बाद में जब आपका आंसर आना था उसको आपने कहाँ पर लिखना था, इसके मिडल में। अब आप जो आपका पीरियड है, टाइम पीरियड, वो कौन सा है, वो ये वाला है। अब इसके मिडल में हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, 82। तो 82 के अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो ये देखें मैंने 82 के यहाँ पर लिखनी थी वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सामने। तो इसी तरह अगर मैं करना चाहता किसके लिए, 7 के लिए, तो मैंने 7 वैल्यूज लेनी थी। या देखें 5 तक तो हमें पता यहाँ है और 7 यहाँ है। तो यहाँ पर अगर मैं 7 तक लेकर जाऊँ टाइम पीरियड तो कितना हो जाएगा, ये 5 का, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। तो देखें अब यहाँ पर मेरे पास कौन सी मिडल वैल्यू थी, ये वाली थी, तो इसके सामने मैं लेकर जाता, ठीक है, यहाँ पर। तो ये मेरी वैल्यू बननी थी, ठीक है, पहली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखनी थी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप 5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लेते थे। तो ये तो हमने ऑड नंबर्स के लिए निकाल दिया। तो इवन नंबर के बारे में हमने अभी तक बात ही नहीं की। अच्छा, पहली बात आपके जहन में ये आनी चाहिए, माइंड में ये आनी चाहिए क्या कि हमने जो किया था, हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 या 7 हमने कहा था, तो हमें तो तब तो मिडल पॉइंट, यानी कि देखें अब अगर मैं कहूँ कि 3 ईयर, तो इसका मिडल मुझे बताना तो आसान था कि ये वाली वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर ही क्या कह दूँ, 4 ईयर कह दूँ, तो इसका मिडल तो मुझे पता है कि अब इन दोनों के दरमियान में कहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि आप जैसे ही डायरेक्टली इसके सामने लिख रहे थे वैल्यू, यानी कि जब हमारे पास 3 ईयर मूविंग एवरेज थी तो आपने इजीली इसके सामने डायरेक्टली लिख लिया। लेकिन यहाँ पर जब आप 4 ईयर करेंगे तब आपके लिए आसान नहीं है। तो आप 4 ईयर के लिए आप इसे कैसे फिर मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो अब हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास ये देखें, पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर हमारे पास यानी कि जो के पीरियड मूविंग एवरेज दी जाती है, यानी कि अगर आपको कहा जाता है कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालें, 5 या 7, तब तो आपके पास यानी कि जो सेंटर आपके पास निकालना आसान होता था, मिडिल ऑफ द टाइम पीरियड के आगे एडजस्ट कर सकते थे, अपनी वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते थे। लेकिन अगर आपके पास क्या हो जाता, अगर आपके पास वो एक इवन नंबर देता, यानी कि अगर आपके पास 4 6 8 एंड सो ऑन इस तरह की कुछ वैल्यूज होती, तो उस वक्त तो आपके पास ये वाली चीज़ नहीं चल सकती थी, क्योंकि आप डायरेक्टली उसके आगे नहीं लिख सकते थे। फिर आपको उसके लिए कुछ यानी कि करना पड़ना था, उसे एडजस्ट करना पड़ना था। तो उसे हम एडजस्ट कैसे कर सकते थे, उसे हम देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं और मैंने बाद में कहा है कि हमें चाहिए क्या, हमें 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के दें। तो मेरे पास यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं एंड उनके क्वार्टर्स दिए गए हैं। अगर मेरे पास क्या है, 2001 है तो उसके 4 क्वार्टर की वैल्यूज़ है, 2002 है तो उसके 4 क्वार्टर की है, 3 के 4 क्वार्टर्स की है, 4 के 4 क्वार्टर्स की हैं। अब मुझे पता है यहाँ पर 4 ईयर मूविंग एवरेज मैंने निकालनी है, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए था, पहले मुझे फर्स्ट 4 जो वैल्यूज़ थी, यानी कि जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ थी उनको मैं क्या करता, उनका मैं टोटल लेता, फिर मैं 4 पे डिवाइड करता, तो ठीक है। आपको यानी कि कहाँ पर वैल्यू मिल जाती थी आपकी, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका टोटल है तो यहाँ पर आपकी एवरेज की वैल्यू पड़ी होगी। लेकिन आप देखें, आपको यहाँ पर मिडल पर तो मिल गई वैल्यू,
ना इस वक्त ये इसमें है ना ही इसमें है, इन दोनों के मिडल में है। लेकिन हमें ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास कोइंसाइड करे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सामने सामने हो, किस चीज़ के साथ साथ हो, हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है उसके सामने। अगर यानी कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये नहीं मैं चाहता कि मेरी इस इन दोनों के दरमियान में वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि या एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाए या एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाए। तो हम बात कर रहे थे, देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही थी। अगर मैं इसका क्या ले लेता, अगर मैं इसे 4 पर डिवाइड कर लेता तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाना था। अगर मैं इसे भी 4 पर डिवाइड करता तो यहाँ पर आंसर आ जाना था मेरा। लेकिन मुझे वो वैल्यू चाहिए जो मेरे टाइम पीरियड के ऑब्जर्व वैल्यूज के मेरे पास सामने आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता था, इसके लिए वो कहता है कि आप इसे क्या करें, शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने से मुराद क्या है, इसे शिफ्ट करके ओरिजिनली हम क्या कर रहे हैं, सेंटर में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसे आप क्या कह सकते हैं, अगर आप उसे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे कि आपके पास ऑलरेडी जो आपके पास के पीरियड मूविंग एवरेज पड़ी है, यानी कि इसकी मूविंग एवरेज पड़ी है, इस वक्त इसकी मूविंग एवरेज पड़ी हुई है के लिहाज से। तो आप देखें ईच पीरियड की आपके पास पड़ी हुई है, इन दोनों की पड़ी हुई है, तो उन दोनों का आप क्या करें, आप एवरेज ले लें, 2 पीरियड मूविंग एवरेज ले लें। यानी कि इस तरह अगर देखें यहाँ पर क्या करूंगा तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर करूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब उसे 1/2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा नीचे वाला। तो आप उसे बजाय इसके कि अलहदा अलहदा आप डिवाइड कर रहे हैं, आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को क्या करें, यानी कि 355 को 362 को आप क्या करें, प्लस करें, और इन दोनों के अब देखिए सेंटर में जो हमारे पास टाइम पीरियड पड़ा होगा उसके सामने आप उसे लिख दें। तो आपके पास अब जो पहले आपके पास बन रही थी, आपके पास वो बन रही थी 4 ईयर मूविंग टोटल, हमने टोटल्स निकाले थे, अभी अभी हमने एवरेज निकाली थी। अब हमने इसे शिफ्ट किस में कर दिया, इन दोनों के सेंटर में कर दिया। तो हम इसे अब क्या कहेंगे, 4 ईयर, क्योंकि हम अब क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग टोटल। अभी हमने टोटल निकाला, जब मैंने इसे नेक्स्ट 8 पर डिवाइड करना था तो मेरे पास आ जाना था 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। तो अगर आप देखें तो मैंने ये दो फर्स्ट वाले ये देखें, ये मैंने क्लोज क्लोज लिखे हैं, लेकिन इसके बाद में मैंने क्या है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा हुआ है। तो आपके जो पहले दो हैं, जब आपने 4 क्वार्टर के लिए निकालना है तो पहले दो जैसे हमने थ्री में देखा था, तो 3 में हमारे पास क्या होता था, 3 में हमारा फर्स्ट वाला हम ब्लैंक छोड़ देते थे, डॉट लगा देते थे। इस तरह हमारे जो इसमें हमारे पास जो पहले दो और लास्ट दो हैं ये हमारे पास क्या रह जाएंगे, ब्लैंक रह जाएंगे, क्योंकि हमने 4 पर करना है। देखें अब मैं इस वाले 4 को कर रहा हूँ, फिर मैं इसको छोड़कर इस 4 को करूँगा, तो मेरे पास लास्ट जो वैल्यूज़ दो होंगी वो मेरे पास यहाँ पर देखें, तो इनके मैंने ये देखें इनके सामने यहाँ पर मैंने लिख देना था, तो ये खाली रह जानी थी मेरे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने क्वेश्चन तो सारा समझ लिया कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद में आप ग्राफ इसका बना सकते हैं, यानी कि आप पहले ओरिजिनल वैल्यूज़, ये जो y की वैल्यूज़ है उसके ऊपर उसे ड्रा कर लें, उसके बाद में आप मूविंग एवरेज के लिहाज से उसे ड्रा कर लें, तो वो भी हम ड्रा करेंगे। लेकिन एक आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आनी चाहिए कि देखें जब हमने क्या 3 ईयर मूविंग एवरेज अगर मैं लिखूँ, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज जब मैंने निकाली थी तो वो मैंने क्या किया था, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़। ये देखें अगर मैं फर्स्ट 3 वैल्यूज़ लेता, ये वाली फर्स्ट 3 वैल्यूज़, उसके बाद में मैं उसे 3 पर डिवाइड करता तो मैं मेरा क्या आ जाना था, A1 का आंसर आ जाना था, यानी कि मेरी मूविंग एवरेज में जो मेरा पहला यानी कि एवरेज की वैल्यू थी वो मेरे पास आ जानी थी। लेकिन जब मैंने 4 ईयर यानी कि देखें मैंने जब 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लिया, तो मुझे पहली एवरेज निकालने के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे कितने साल का डाटा यानी कितने क्वार्टर का डाटा लेना पड़ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये देखें फिर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि अब मुझे यहाँ पर देखें अलग अलग कौन सा, फर्स्ट वाला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, यानी कि ये तो हो गए 2001 के। अब मेरे पास ये 2002 की एक वैल्यू भी इसमें ऐड हो रही है, अगर आपको समझ आ रही हो तो। यानी कि जो पहला आंसर है उसने ये जो पहला आंसर निकाला यहाँ पर, उसने ये 5 वैल्यू को लेकर निकाला है। हम निकाल 4 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज, लेकिन हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं पहली एवरेज निकालने के लिए, पहली एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आगे फर्दर आपके पास सक्सेसिव एवरेजेस की वैल्यू आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ आ गया होगा, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ अब जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि अगर हमने 2 ईयर मूविंग एवरेज भी आपको सेंट्रल मूविंग एवरेज कह देता तो आप ऐसे निकाल सकते थे। हमने अभी 4 ईयर देखा तो हम पहली 2 वैल्यूज़ को क्या करते थे, साथ साथ लिखते थे, फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते थे, फिर उसके बाद में हम तीसरी वैल्यू लिखते थे, फिर डिस्टेंस छोड़ के लिखते थे। इसमें आपको जैसे आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज की थी उस तरह नॉर्मल लिख लें। फर्स्ट वाली एक आपके पास वैल्यूज रह जाएंगी, जब आप
एवरेज निकालेंगे, लास्ट पर एक रह जाएगी, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज रह जाएंगी और इसमें आगे ऐसे 6 ईयर 8 ईयर इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया कि पहले, यानी कि मैं बताना भूल गया था, जैसे मैंने आपको ओड के लिए बताया था, अब मैंने आपको इवन के लिए भी बता दिया। अब आप देखें वो कहता है कि द 4 ईयर हमारे पास जो सेंट्रल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मैं सेंट्रल लिखना भूल गया, तो 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज इज क्लियरली, वो क्या कहता है, वो क्या इक्वलेंट टू अ 5 ईयर वेटिंग मूविंग एवरेज। ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज विद वेट्स 1, ये हमारे पास वेट्स की वैल्यू दी जाएंगी। वो कैसे, वो कह रहा है, आप देखें आपने एक 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाली थी, जैसे आपको पहले हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास 2001 है तो उसमें मेरे पास 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, चले 4 यानी कि 4 क्वार्टर वैल्यूज हैं, फिर उसके बाद में मेरे पास क्या है 2002 की वैल्यूज हैं, उसमें मेरे पास क्या पड़ी हुई हैं। तो अब देखें अगर मुझे पहली वैल्यू ही निकालनी होती तो मैंने क्या करना था, मैंने इन 5 वैल्यूज को यूज करते हुए निकाली थी ना, यानी कि पहले फर्स्ट 4 इनका प्लस, फिर उसके बाद में फर्स्ट 4 इनको मैंने क्या करना था, प्लस करना था, और उनके बाद में मैंने दोनों वैल्यूज को प्लस करना था और इसके सामने मेरे पास ये वैल्यूज आ जानी थी एवरेज की। तो यानी कि मैं ओरिजिनली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखें तो पहली एक वैल्यू उसकी एवरेज, फिर दूसरी एवरेज, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था आप सेंट्रल मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं इस तरीके। तो अब क्या करें, यहाँ पर आप 5 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं, वो कैसे, विद वेट्स ऑफ, क्योंकि अब देखें अब यहाँ पर ये वाला ईयर आपके पास कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, जबकि हमारे पास ये वाला जो हमारे पास क्वार्टर है ये 1 टाइम आया और ये वाला क्वार्टर भी 1 टाइम। तो क्या हम इसे ऐसे ही वेट नहीं दे रहे कि फर्स्ट क्वार्टर 1 टाइम आया और सेकंड क्वार्टर 1 टाइम आया, लेकिन जो दूसरे सेंटर के हमारे पास 3 क्वार्टर्स है ये हम कितनी दफ़ा ले रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो आपको वो यही बता रहा है कि हम देखें हम 5 ईयर के लिहाज से कर रहे हैं, देखें 5 ईयर के लिहाज से कर रहे हैं, और क्या वेट क्या ले रहे हैं हम, ये ऐसे ले रहे हैं वेट, तो हमने वेट का भी बता दिया है। तो अगर इसकी एग्जांपल वो आपको मंथ के साथ देता है वो मैं आपको बताता हूँ अब। तो देखें अगर वो कहता है आपके पास कि हमें 12 मंथ सेंट्रल मूविंग एवरेज हमने ऑब्टेन करना है, तो हम वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखें अगर मैं 12 मंथ, तो मुझे पहले पता मेरे पास इवन वैल्यू आ गई है, तो मैंने क्या करना था, पहले इन 12 को, जो मेरे पास फर्स्ट 12 है, इन्हें मैंने सम करना था और मेरे पास क्या आना था, मेरे पास एक टोटल आ जाना था। फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने पहली वैल्यू को स्किप करके अगेन मैंने जो 12 मंथ मेरे बनने थे, ठीक है, अब जनवरी तक मेरे पास बन रहे होंगे, तो मैंने क्या करना था, इनको प्लस करना था, फिर इन दोनों का, अब देखें इन दोनों का, इसका टोटल, फर्स्ट वाले का टोटल, ठीक है, और सेकंड वाले का टोटल, इन दोनों टोटल्स को मैंने क्या करना था, इन दोनों टोटल्स को मैंने प्लस करके एक अगेन नया टोटल बनाना था। उसे मैंने कहना था कि वो मेरे पास क्या है, 12 ईयर, अब मैं मंथ की बात कर रहा हूँ तो 12 मंथ सेंट्रल मूविंग टोटल। तो मैंने जब उसे किस पर डिवाइड करना था, मैंने अब देखें उसे, जब मेरे पास देखें, जब मेरे पास 4 थे तो मैंने 4 वाली यानी कि वैल्यूज टोटल, फिर मैं 4 वाली वैल्यूज को टोटल करता तो मैंने उसे 8 पर डिवाइड किया था। ऐसा ही है, जो मेरे पास टोटल आया था मैंने उसे 8 पर डिवाइड किया था, जो हमने अभी एग्जांपल की थी। तो इसमें अगर देखें मेरे पास पहले क्या है, मेरे पास 12 मंथ है, फिर मेरे पास क्या है 12 मंथ, तो मैं इन्हें किस पर डिवाइड करूंगा, 24 पे, यानी कि इस टोटल को, इन दोनों का टोटल अगर मैं यहाँ पर करूंगा ना कि ये क्या है कि ग्रैंड टोटल है, तो इसे मैं किस पर डिवाइड कर रहा हूँ, 24 पर। अगर आपको इससे समझ नहीं आई तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ जाना था, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मेरे पास आ जाना था यहाँ पर 12 की वैल्यू, और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जानी थी, 12 की वैल्यू। तो 12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाना था, यहाँ पर 24। तो इन साइड मेरे पास वैल्यूज क्या बननी थी, इन साइड मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं इसे थोड़ा सा फर्दर आपके लिए करूँ तो अगर मैं ऐसे लिखता जाऊँ तो सो ऑन, ये मेरे पास कहाँ तक जाना था, 2y 20 प्लस y 13 तक। तो अब ओरिजिनली देखा जाए तो हम इसे क्या कर रहे हैं, 13 मंथ की, यानी कि 13 मंथ तक यानी कि ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, और जिसमें से 11th मंथ क्या हो रहे हैं, वो रिपीट होके आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये फरवरी से लेकर और ये हमारे पास जो दिसंबर तक है, ये रिपीट नहीं हो रहे, ये 11 मंथ बिल्कुल ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहला टोटल बनाया उसके अंदर भी ये हमारे पास 11 मंथ थे, और जब हमने नेक्स्ट टोटल बनाया उसमें भी हमारे पास ये 11 मंथ रिपीट होके आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास अब ये क्या है, यानी कि हम ओवरऑल हम देखें तो हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन फॉर द 13 कंसेक्टिव मंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या, ये हमारे पास अब हमें इसे टोटल पर डिवाइड करना था, तो हमारे पास क्या आ जानी थी, 14, हमारे पास क्या है 12 मंथ सेंट्रल मूविंग एवरेज हमारे पास आ जानी थी।
तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास के पीरियड, यानी कि अगर वो के क्या हो इज इवन, इवन हमें पता है अब कौन से नंबर होते हैं हमारे पास 2 4 6 एंड 8 ऐसे। सेंट्रल मूविंग एवरेज इज इक्वलेंट टू अ के प्लस वन। तो ये बात हम स्टार्ट पर ही अभी कह दिया था हमने कि वो इक्वलेंट होती है के प्लस वन की, जहाँ पर देखें, और वेटेड मूविंग एवरेज के, ठीक है। वेयर द के माइनस वन सेंट्रल पीरियड्स आर गिवन डबल वेट्स। अब के वन यानी कि अगर देखें, अगर मैं 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ तो वो ओरिजिनली क्या है 4 प्लस 1 सेंट्रल मूविंग एवरेज के। अगर मैं 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ तो 4 माइनस 1 अगर मैं करूँगा तो 3 उसमें जो ईयर्स है वो उसमें क्या रहा है डबल वेट्स मिल रहे हैं। तो अगर देखें, अगर मैं 4 के लिए ऐसे आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर ये 4 ईयर वेटिंग मूविंग एवरेज है, लेकिन इसमें जो 3 ईयर आपके पास आ रहे हैं ये सेंटर में, ये हमारे पास क्या है, ये डबल वेट्स मिल रहा है। अब मैंने ग्राफ के लिए हमारे पास 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज की हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, तो उसकी वैल्यूज़ ले ली हैं। तो लास्ट पर भी आपको पता 2 वैल्यूज़ आपकी रह जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़। तो इतना जो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़, यानी कि डाटा के अंदर जो हमारे 4 यानी कि डाटा दिया गया था और कहा गया था ना हमें 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालें, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वो ये थी। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास जो दीज हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं एवरेज वैल्यूज, इन्हें हमने प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर। अगर मैं प्लॉट कर दूं तो हमें पता है पहली 2 वैल्यूज तो है नहीं, तो ये वाली और ये वाली तो हमारे पास है नहीं। तो इसके आगे क्योंकि मैंने रफ बनाया तो मैं अब ऐसे ही कर देता हूँ इसे वैसे ही। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने 89.6 को देखना है कि यहाँ पर इसके ऊपर 89.6 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है। इस तरह आपने सारी वैल्यूज देखकर उसके बाद में आपने बनाना है। तो ये हमारे पास जो लाइन बन के आई, तो द लाइन कनेक्टिंग दीज पॉइंट इज कॉल्ड, उसे हम ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज ट्रेंड। तो अगर हमारे पास हमने 4 ईयर लिया तो हमारे पास ये 4 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड आ गया, ये जो हमारे पास लाइन बन के आई है। तो ये लाइन हमें क्या कर रही है, हमें तो सीजनल एंड साइक्लिकल टाइप्स जो हमारे पास सीरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसे ये स्मूथ आउट करके हमें लाइन देती है। इसके बाद में अब देखें, अब इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूड कर सकते हैं इन द जनरल डायरेक्शन, इंडिकेट करते हुए किसमें हमारे पास जो ओरिजिनल प्लॉटिंग हुई थी हमारे पास वैल्यू, उसके लिहाज से किस अब इसे यानी कि हम फर्दर कंटिन्यू करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, वो हम फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट्स के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इज चोजन इन अ वे दैट द पीरियड ओवर विच फ्लक्चुएशन अकर इज कवर्ड दैट इज यूजुअली इक्वल टू द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 साइकिल। तो इतने को समझने के लिए आपको इतनी ज़्यादा गहराई में अब जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो इसकी मैं एग्जांपल के ज़रिए यानी कि अगर आपको इजी बताना चाहूँ तो अगर हमारे पास डाटा, हमारे पास अगर 1 साल का डाटा ही है, तो 1 साल का डाटा अगर आपको मंथ में दिया गया, देखिए मैं हमने मंथ के लिहाज से भी मैंने आपको बताया था कि जनवरी फरवरी ऐसे अगर आपको दिया गया है तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप 12 ईयर मूविंग सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर आपको मंथ का 1 साल का डाटा अगर आपको क्वार्टर में दिया गया यानी कि उसके 4 क्वार्टर है, तो आप क्या करेंगे उसमें आप क्वार्टर यानी कि 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज उसके निकाल लेंगे। और अगर फर्ज करें हमारे पास जो ये ट्रेंड लाइन बनकर आती है, तो हमारे पास ट्रेंड ही बन के आ गया क्या, एक एक्सपोनेंशियल टाइप का, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का बन के आ गया वो ट्रेंड, तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो एक्सपोनेंशियल टाइप का है। अगर मैं इसे यानी कि स्ट्रेट लाइन के जरिए ड्रा करने की कोशिश करता, अगर एक वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो अगर मैं इसे ड्रा करूँ तो इसने स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा करनी थी। तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइप की अगर हमारे पास बन रही है तो हमने क्या, तो जब हम इस तरह का हमारे पास ट्रेंड बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब हम एवरेज लेते थे तो हमने क्या किया था, हमने अर्थमेटिक मीन के जरिए मूविंग एवरेज ली थी। तो हम अर्थमेटिक मीन की बजाय उसमें क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मीन के जरिए हम लेंगे एवरेजेस। तो हमारा ये थोड़ी सी जो हमारे पास कर्व बन के आएगी वो उसे एडजस्ट कर लेगा। अब आपने देख लिया कि हमारे पास ये सारा कुछ करने के बाद अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में हम देखने क्या है। तो हमारे पास ये क्या होती है, जो हमारे पास बहुत इजी है, ठीक है, मेथड हमारे पास बहुत इजी है, और उसके बाद में हमारे पास क्या सिंपल है। तो हमने ये तो बता दिया कि ये सिंपल है और उसके बाद में इजी है। लेकिन अगर हम द मूविंग एवरेज ऑफ अप्रोप्रिएट पीरियड, अगर हम एक अप्रोप्रिएट पीरियड के लिहाज से मूविंग एवरेज ले लें तो हमारे पास वो हमें क्या एस्टिमेट करके देगा, वो हमें कंबाइन अफेक्ट ऑफ द ट्रेंड एंड साइक्लिकल
कंपोनेंट निकाल के देगा एंड गिविंग अ स्मूथ वर्जन ऑफ द सीरीज, हमें एक सीरीज का स्मूथ वर्जन देगा किसके जरिए, बाय रिमूविंग द सीजनल एंड अदर इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अगर देखें हमारे पास एक ईयर्स पड़े थे, हमने डाटा लिया, ठीक है, हमारे पास सीरीज बन गई, टाइम सीरीज डाटा हमारे पास आ गया, तो उसे हमें पता है हमारे पास दो मॉडल होते थे, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो हमने कहा था जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। तो उसके बाद में हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बताया था कि हमें जो एनालिसिंग ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते थे, ट्रेंड कंपोनेंट को या तो निकाल देते थे या उसे एस्टिमेट कर देते थे। तो जब हम यानी कि मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज के जरिए जो हमारा लास्ट के ऊपर यानी कि जो एवरेज ये वैल्यूज आई हैं तो वो हमें कंबाइन इफेक्ट दे रही होंगी किसकी, ट्रेंड कंपोनेंट की एंड साइक्लिकल कंपोनेंट की। यानी कि इस वक्त उसने सीजनल और इरेगुलर कंपोनेंट को उसमें से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, इसके इफेक्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमारे पास जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है ये हमें क्या रिमूव करके देता है, तो ये हमें सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशन हमें क्या करके देता है, या इरेगुलर कंपोनेंट हमें क्या करके देता है, रिमूव करके देता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते थे। तो उसका डिसएडवांटेज इसके क्या है, इसके डिसएडवांटेज में तो एक ये डिसएडवांटेज है ना कि ये हमें द मूविंग एवरेज ट्रेंड डज नॉट प्रोवाइड वैल्यूज एट द एंड और द बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। ठीक है, ओरिजिनल सीरीज हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है, देखें अगर मैं यहाँ पर 2001 के लिए ऐसे डाटा लेता तो उसके बाद में अगर मैं इसका 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालता तो मेरे पास यानी कि ये दो वैल्यूज और ये यानी कि बिगिनिंग एंड एंड के मेरे लिहाज से वैल्यू नहीं आ रही थी। और अगर मेरे पास साल के लिहाज से डाटा पड़ा होता तो आपको पता है हमने 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर उसके लिहाज से भी देखा था, तो उसमें भी हमारे पास बिगिनिंग एंड एंड के लिहाज से वैल्यू नहीं आती थी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा हमारा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि हमें देखें हमने मीन के लिहाज से डाटा निकाला है, तो मीन के लिहाज से आपके पास अगर एक अब मैं देखें 3 वैल्यूज अगर मेरे पास सेम तकरीबन होती है, यानी कि 87 होती, फिर 93 होती, फिर उसके बाद में मेरे पास एक 85 भी चले आ जाए, तो इसका मैं मीन निकालूंगा तो ऑलमोस्ट सेंटर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक लार्ज वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी या बिल्कुल स्मॉल वैल्यू ऑफ, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास 85 पड़ा हुआ है, फिर मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, फिर मेरे पास 91 की वैल्यू है, फिर मेरे पास कितनी वैल्यू है, 90 पड़ा हुआ है, तो अब ये स्मॉल वैल्यू है बिल्कुल। इस तरह अगर हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ जाए तो वो करेगा क्या, हमारे मीन के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो मूविंग एवरेज हमारी क्या हो रही होगी, हमारे पास हमारी इन यानी कि लार्ज वैल्यू या स्मॉल वैल्यू की वजह से हमारे पास अब नॉर्मली लार्ज या अब नॉर्मली स्मॉल वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यूज भी हम इसे कहते हैं, इनकी वजह से क्या हो रही होगी, इफेक्ट हो रही होगी। तो इसमें हमारे पास ये है कि हम इसे ज्योमेट्रिक मीन के जरिए कम तो कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर यानी कि ये हमारा पास जो डिसएडवांटेज है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन के जरिए कम कर लेंगे। अब हमारे पास एक और डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर हमने एक अप्रोप्रिएट यानी कि हमने ईयर नहीं लिया होगा, यानी कि किस ईयर के लिहाज से हमने क्या करनी है, यानी कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, या 5 ईयर निकालनी थी, 7 निकालनी थी, हमें वो अप्रोप्रिएट ईयर नहीं लिया, तो उसके लिहाज से ये हमें ज़्यादा क्या कर देगा, रिजल्टिंग सीरीज जो हमारे पास ये बन के आएगी ये हमारे पास मोर साइक्लिकल होगी देन द ऑब्जर्व सीरीज, यानी कि इसमें ज़्यादा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, आपको पता है साइक्लिकल सीरीज क्या होती है, उसमें ऑसिलेशंस होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर जो हमारे पास जो लहरें से बन रही होती है ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑसिलेशन होती हैं। तो वो इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा होगा उससे ज़्यादा अगर हमने एक ईयर अच्छा यानी कि अप्रोप्रिएट नहीं लिया होगा एवरेज के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसमें ये हमारे पास जो हमारी सीरीज होगी वो मोर साइक्लिकल होगी। तो इसके अलावा हमारे पास ये देखें, अगर ये जो वो कहता है कि ये हमारे पास जो ड्रॉबैक इसका एक और है, वो क्या है कि मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ट्रेंड, यानी कि इस ट्रेंड को लेते हुए हम नेक्स्ट फर्दर हमारे पास क्या है कि इसमें जो हम एक्सट्रापोलेशन करेंगे, यानी कि एस्टिमेशन बाय एक्सट्रापोलेशन इज सब्जेक्टिव, यानी कि हमारे पास एक्सट्रापोलेशन हमारे पास होती है कि डाटा सेट से हमारे पास फाइंडिंग अ वैल्यू आउटसाइड ऑफ डाटा सेट, यानी कि ये डाटा सेट हमारे पास इतना था, इतनी वैल्यू इतना था, इसके बाहर अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन यानी कि फोरकास्टिंग करनी है, तो उसके लिए ये बेहतर नहीं है, उसके लिए ये हमारे पास जो मेथड है वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो इसका एक ये भी ड्रॉबैक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।